हाय हेलो वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है। तो लेकर आ गया हूँ ऑडियो बुक समरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से। तो बात ऐसी है कि रॉबर्ट कियोसाकी जो कि इस किताब के लेखक हैं, उनके दो पिता थे। उनके एक पिता जो पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर थे, मगर ज़िंदगी भर गरीब ही रहे और गरीबी में ही मरे, इसलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। वहीं उनके दूसरे पिता पढ़े लिखे तो नहीं थे मगर काफ़ी अमीर थे, उन्हें रॉबर्ट रिच डैड बुलाते थे। अब ये सोचने की बात है कि किसी भी इंसान के एक ही वक्त में दो पिता कैसे हो सकते हैं। उनके गरीब पिता का बस एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करने के बाद किसी बड़ी सी कंपनी में नौकरी करे और अपना भविष्य सुरक्षित कर ले। मगर रॉबर्ट के दूसरे पिता जो अमीर थे, वे दरअसल रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे। वे चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस ले, क्योंकि सारे सबक सिर्फ स्कूल में नहीं सीखे जाते। कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों से ही सीखता है। स्कूली पढ़ाई सिर्फ अच्छे ग्रेड्स दिला सकता है, मगर ज़िंदगी की पढ़ाई बहुत कुछ सिखाती है। बेशक पढ़ाई लिखाई की अपनी अहमियत है, मगर सिर्फ इसके भरोसे बैठकर ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि एग्जैक्टली में हमें क्या करना है और कैसे करना है। उसके लिए पहला प्रिंसिपल कहता है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। एक बार एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी उसे अपने गधे से कुछ मेहनत करवानी होती थी तो वे एक गाजर को उसके सामने लटका देता था। उस गाजर को देखकर ही गधा उसे खाने के लालच में काम करता चला जाता था। उसे बड़ी उम्मीद थी कि एक दिन वो उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा। अब ये उस आदमी के लिए तो एक अच्छी तरकीब बन गई, मगर बेचारे गधे को कभी भी वो गाजर नहीं मिल पाई। क्योंकि इसलिए कि वो गाजर बस एक छलावा है। बहुत से लोग ठीक उस गधे की तरह ही होते हैं। वे मेहनत पे मेहनत किए जाते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन वे अमीर बन जाएंगे, मगर पैसे उनके लिए महज एक सपना बन के रह जाते हैं। इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करने दें। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम ना करें, क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह में कदम बढ़ाते हैं, हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगती है कि कहीं हम गरीब के गरीब ही ना रह जाए। इसी डर से हम और ज़्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं। फिर हमारा लालच हम पर हावी होने लगता है। हम उन सारी खूबसूरत चीज़ों की कल्पना करने लगते हैं जो पैसे से हासिल की जा सकती है। अब यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो हम अब और मेहनत करने लगते हैं कि और ज़्यादा कमा सके, और फिर हमारा खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। इसको ही अमीर डैड रैट रेस कहते हैं। अब इसका नतीजा ये हुआ कि हम पैसे कमाने के लिए हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं, खर्च करते हैं। ये एक ट्रैप है और आपको लालच और डर का ये ट्रैप अवॉइड करना है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग जो अमीर होना चाहते हैं इसी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। पैसे के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसे को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर दीजिए। आपकी नौकरी लगी है तो काम पर ये सोचकर मत जाइए कि हर महीने आपको एक पे चेक लेना है, क्योंकि वो पे चेक आपके सारे बिल्स मुश्किल से ही भर पाता है। ये हर महीने की कहानी बन जाती है। फिर तंग आकर आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढकर और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, लेकिन तब भी आप पैसे के लिए ही काम कर रहे होते हैं, और यही वजह है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाते। सच का सामना कीजिए, आप खुद के लिए जवाबदेह हैं, दूसरों के लिए नहीं। तो आपके जो भी सवाल हैं खुद से पूछिए, क्योंकि उनका जवाब सिर्फ आपके ही पास है। क्या आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में सिक्योरिटी रहे, एक ऐसी नौकरी जहां से आपको निकाले जाने का कोई डर ना हो, या फिर आप सिर्फ दो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और आपको लगता है कि एक दिन आप इस तरह अमीर हो जाएंगे? क्या बस यही आपको सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे आपकी सोच पर काफ़ी अफसोस है, क्योंकि आपने जो अमीर बनने का सपना देखा है वो कभी पूरा नहीं होने वाला। आप हमेशा गरीबी में ही जिएंगे। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो आपका पहला कदम ये होगा कि सबसे पहले आप अपने मन से डर हटा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा ना कमा पाने का डर और लालच ही आपको बगैर सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है, और हमारा यही कदम हमें नाकामयाबी की तरफ धकेलता है। बेशक हम सब के अंदर डर और चाहत की भावना होती है, लेकिन उन्हें खुद पर इतना हावी ना होने दे कि हम उनके बस में होकर उल्टे सीधे फैसले लेने लगे। बेहतर होगा कि हम जो भी करें
पहले उसके बारे में खूब सोच ले। हमेशा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम ले। हर सुबह अपने आप से पूछिए, क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना कि आपको करना चाहिए? क्या आप अपनी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं? आम लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए, जो काम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। ये सोचना छोड़ दीजिए, मेरा बॉस कम पैसा देता है, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, मैं इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ। याद रखिए, आपकी परेशानियों के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं और कोई नहीं। बॉस आपकी सैलरी नहीं बढ़ाता तो उसे इल्ज़ाम मत दीजिए, टैक्स को इल्ज़ाम मत दीजिए। जब आप खुद की समस्याओं की जिम्मेदारी लेते हैं तब सिर्फ आप ही उसका हल निकाल सकते हैं। यही वो पहला सबक है जो अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया। इस सबक का एक पार्ट ये भी था कि अमीर डैड ने उन्हें एक कन्वीनियंस स्टोर में काम पर लगा दिया। उन्हें इस काम में कोई पैसे नहीं मिले, वे बस काम करते रहे। इसका फ़ायदा ये हुआ कि वे अपने दिल से काम में लगे रहे और इस दौरान कई नई आइडियाज़ उनके दिमाग में आते रहे। पैसे को अपने पीछे कैसे भगाया जाए, इस बारे में उन्हें कई विचार मिले। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लर्क कॉमिक्स बुक के फ्रंट पेज को 2 हिस्सों में फाड़ देती थी। आधा हिस्सा वो रख लेती थी और आधा हिस्सा फेंक देती थी। देर शाम स्टोर में एक डिस्ट्रीब्यूटर आया करता था। वो कॉमिक्स बुक के ऊपरी आधे हिस्से को क्रेडिट के लिए लेता और बदले में नई कॉमिक्स बुक्स दे जाता था। एक दिन उन्होंने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या वो पुरानी कॉमिक्स बुक ले सकते हैं। वो इस शर्त पर मान गया कि वे उन कॉमिक्स को बेचेंगे नहीं। ये उनके दिमाग में बिजनेस का एक नया आइडिया था। उन्होंने वे पुरानी कॉमिक्स बुक्स अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए किराए पर देनी शुरू कर दी। बदले में वे हर किताब का 10 सेंट किराया वसूल करते थे। हर किताब सिर्फ 2 घंटे के हिसाब से पढ़ने के लिए दी जाती थी। तो असल मायने में वो बेच नहीं रहे थे उन किताबों को। उन्हें उस गैराज पर काम भी नहीं करना पड़ा जहां वे कॉमिक्स किराए पर देते थे। उन्होंने माइक की बहन को काम पर रखा, जिसके लिए उसे हर हफ्ते $1 दिया जाता। एक ही हफ्ते में उन्होंने $915 कमाए। इस तरह उन्होंने सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम करने दो, ना कि आप पैसे के लिए काम करो। सबक 2, फिनेंशियल लिटरेसी क्या सिखाई जाए। 1923 में एजवाटर बीच होटल शिकागो में एक मीटिंग हुई। दुनिया के बहुत से लीडर और बेहद अमीर बिजनेसमैन इस मीटिंग का हिस्सा बने। इनमें से थे एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शवाब और सैमुअल इनसुल, उस वक्त की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट और बाकी कई और बड़े बिजनेस। इस मार्केटिंग के 25 साल बाद उनमें से कई लोग गरीबी में मरे, कुछ ने खुदकुशी कर ली थी और कईयों ने तो अपना दिमाग संतुलन खो दिया था। असल बात तो ये है कि लोग पैसे कमाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो ये खास बात सीखना भूल जाते हैं कि पैसे को रखा कैसे जाए। आप चाहे जितना मर्जी पैसा कमा ले, उसे बनाए रखना असली बात है। और अगर ये हुनर आपने सीख लिया तो आप किसी भी आड़े टेढ़े हालात का सामना आसानी से कर लेंगे। लॉटरी में मिलियन जीतने वाले लोग कुछ सालों तो मज़े से जीते हैं, मगर फिर वापस उसी पुरानी हालात में पहुंच जाते हैं। अधिकतर लोगों के ये सवाल होते हैं कि अमीर कैसे बने या अमीर बनने के लिए क्या करें। इन सवालों के जवाब से अधिकतर लोगों को निराशा ही होती है, मगर इसका सही जवाब होगा कि पहले आप फाइनेंशियली लिटरेट बनना सीखिए। देखिए, अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर उसके लिए एक मजबूत नींव रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एक छोटा सा घर बनाना है तो 6 इंच कंक्रीट स्लैब डालकर भी आपका काम चल जाएगा। मगर अफसोस तो इसी बात का है कि हम में से ज़्यादातर लोग
6 इंच स्लैब पर एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं और वे ऐसा करते भी हैं, तो जाहिर है कि बिल्डिंग टूटेगी ही टूटेगी। गरीब डैड रॉबर्ट से बस यही चाहते थे कि वे खूब पढ़ाई करे, लेकिन अमीर डैड उसे फाइनेंशियली लिटरेट बनाना चाहते थे। ज़्यादातर स्कूल सिस्टम बस घर बनाना सिखाते हैं, मजबूत फाउंडेशन नहीं। स्कूली शिक्षा और पढ़ाई की अपनी अहमियत है, मगर असल ज़िंदगी में ये ही सब कुछ नहीं है। लाइबिलिटी और एसेट्स के बीच फ़र्क समझे और एसेट्स खरीदे। सुनने में बड़ी आसान बात लगती है, लेकिन यही एक रूल है जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज़ को एसेट्स समझ लेते हैं, मगर अमीर जानता है कि असल में एसेट्स होते क्या हैं और वो वही खरीदता है। अमीर डैड किस प्रिंसिपल में यकीन रखते हैं, यानी कि KISS, किस, कीप इट सिंपल स्टूपिड। उन्होंने लेखक और उसके दोस्त माइक को यही सिंपल बात सिखाई, जिसकी बदौलत वे इतनी मजबूत फाउंडेशन रखने में कामयाब रहे। इस सीख की यही सिंपल बात है कि लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के बीच फ़र्क समझे और एसेट्स खरीदे। लेकिन अगर ये इतना ही सिंपल है तो हर आदमी अमीर होता है ना, मगर यहाँ मामला उल्टा है। ये दरअसल इतना सिंपल है कि हर कोई इस बारे में सोचता तक नहीं है। लोगों को लगता है कि उन्हें लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के बीच फ़र्क पता है, मगर उन्हें सिर्फ लिटरेसी के बारे में मालूम है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं। PDF में कुछ ड्राइंग्स दी गई है जिसकी मदद से अमीर डैड ने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच में फ़र्क समझाया। एसेट्स का कुछ कैश फ्लो इस प्रकार होता है: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट मानकर चलना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है इनकम की आपके पास कितना पैसा आया, और एक्सपेंस है कि आपके पास कितना पैसा खर्च हुआ। बैलेंस शीट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच बैलेंस बताती है। बहुत से पढ़े लिखे अकाउंटेंट को भी नहीं पता होता है कि आखिर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। लाइबिलिटीज़ में कैश फ्लो कुछ ऐसा होगा: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। अब ये चार्ट देखने में बहुत सिंपल है, इसे आसानी से लोगों को समझाया जा सकता है। एसेट्स वे चीज़ें होती है जो आपके लिए पैसे कमाने का काम करती है। मान लो आप कोई घर खरीद कर उसे किराए पर देते हैं, तो उसी किराए से आप वो लोन भी चुका सकते हैं जो आपने घर खरीदने के लिए लगाया था। अब घर भी आपका हुआ और उससे मिलने वाला किराया भी। इसके उलट लाइबिलिटीज़ आपकी जेब से पैसे खर्च करवाती है, जैसे कि घर खरीद कर उसमें रहने से आपको कोई किराया नहीं मिलने वाला। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदिए और गरीब ही रहना है तो लाइबिलिटीज़। अमीर लोगों के पास ज़्यादा पैसा इसलिए होता है कि वे इस प्रिंसिपल पर यकीन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग इस प्रिंसिपल को ठीक से समझ ही नहीं पाते। इसलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सिर्फ लिटरेट नहीं बल्कि फाइनेंशियल लिटरेट बनिए। सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता। फ़र्क तो तब पड़ता है जब आप अपनी कहानी खुद लिखें। अधिकतर परिवारों में ये देखा गया है कि जो मेहनती होते हैं उसके पास पैसे भी ज़्यादा होते हैं, मगर उसका फ़ायदा क्या जब सारा पैसा लाइबिलिटीज़ में ही खर्च हो जाए। अब देखिए, ये एक मिडिल क्लास कैश फ्लो है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये चार्ट दिखाता है कि मिडिल क्लास आदमी अपना पैसा किस तरह खर्च करता है, और अगर यही उनका तरीका रहता है तो सारी ज़िंदगी वे मिडिल क्लास ही बनकर रहते हैं, या क्या पता उससे भी नीचे चले जाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनका सारा पैसा लाइबिलिटीज़ में ही खर्च हो रहा है। कभी मॉर्टगेज, कभी रेंट, कार लोन, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड बिल, फीस और भी ना जाने क्या क्या, उनकी सारी कमाई इसमें खर्च हो जाती है। दूसरी ओर गरीब लोग जिनकी लाइबिलिटीज़ तो नहीं है मगर उनके कोई एसेट्स भी नहीं होते, वे भी पैसा कमाते हैं, सैलरी पाते हैं, मगर हर रोज़ के खर्चों में उनका सारा पैसा उड़ जाता है। माना एक गरीब आदमी $1000 कमाता है, उसमें से $300 वो अपने छोटे से घर में किराए में खर्चता है, $200 उसके आने जाने का किराया, $200 टैक्स और $200 खाने और कपड़ों में खर्च हो जाता है। अब उसके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं, और कुछ कभी कभी तो उधार लेकर काम चलाना पड़ता है, जिससे वो और गरीब हो जाता है। इसके उलट अमीर एसेट्स खरीद कर रखते हैं, फिर उनके वो एसेट्स उन्हें और पैसा कमा कर देते हैं,
उनकी कमाई इसी तरह 2 से 4, 4 से 8 होती जाती है। अधिकतर अमीर लोग दिमाग से काम लेते हैं। वे घर लोन पर लेकर उसे किराए पर लगा देते हैं। बिना मेहनत के हर महीने किराया मिलता है, जिससे वे अपना लोन भी चुका कर लेते हैं। मानिए कि लोन की इंस्टॉलमेंट $1 है, तो अपने घर का $2 किराया वसूल करेंगे। डॉलर बैंक को देंगे, डॉलर अपनी जेब में। तो हो गया ना ये बिना मेहनत के पैसा कमाना। तो असल में अमीर डैड और गरीब डैड के बीच बस सोच का फासला है। अपना पैसा कैसे खर्चे, सिर्फ यही मुद्दे की बात है और कुछ नहीं। 1960 यानी कि 1960 के दिनों में अगर बच्चों से पूछा जाता था कि वे बड़े होकर क्या बनेंगे, तो सबके पास यही जवाब होता था कि वे अच्छे ग्रेड्स लाएंगे और डॉक्टर बनेंगे। तब सबको यही लगता था कि अच्छे ग्रेड्स लेकर वे बहुत पैसा कमा सकेंगे। हालांकि उनमें से बहुत बच्चे आज बड़े होकर डॉक्टर बन चुके हैं। बावजूद इसके इनमें से काफ़ी लोग आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते नज़र आएंगे, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगा कि ज़्यादा पैसा कमाने से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मगर आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज बहुत से बच्चे फेमस एथलीट बनना चाहते हैं, या फिर CEO, या फिर कोई मूवी स्टार या रॉक स्टार, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड के भरोसे बैठकर वे करियर में सक्सेस नहीं पा सकते। आजकल फाइनेंशियल नाइटमेयर बहुत आम हो गया है। अक्सर एक शादीशुदा जोड़े ये सोचते हैं कि उनकी सैलरी अब डबल हो जाएगी, क्योंकि दोनों जने कमा रहे हैं। एक छोटे से घर में रहते हुए वे अब बड़े घर के सपने देखते हैं, इसलिए वे पैसा बचाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका सारा ध्यान सिर्फ अपना कैरियर बनाने पर होता है। उनकी कमाई बढ़ने लगती है तो जाहिर है उसी हिसाब से खर्चे भी। अब जब आप फाइनेंशियली लिटरेट हुए बिना पैसा बनाते हैं या बिना सोचे समझे उसे खर्च करते हैं, तो होता यह है कि आप पहले से भी ज़्यादा खर्च करने लगते हैं। ये एक ऐसा चक्कर है जो फिर चलता ही रहता है। नए जोड़े ने अब इतना पैसा कमा लिया है कि वे एक बड़ा घर खरीद सके। उन्हें तो यही लगेगा कि वे अब थोड़े अमीर हो गए हैं, मगर असलियत में तो ये है कि बड़े घर के साथ उन्होंने नई लायबिलिटीज़ भी खरीद ली। उनके कैश फ्लो में अब प्रॉपर्टी टैक्स का खर्च बढ़ गया। अब उन्होंने एक नई गाड़ी भी चाहिए, फर्नीचर भी, सब कुछ नया। उनकी लायबिलिटीज़ बढ़ती ही चली जा रही है और ज़्यादातर होता यही है कि इनकम के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक इस सच्चाई का खुलासा होता है, मगर तब तक हम इस रेट रेस में बुरी तरह फंस चुके होते हैं। फिर ऐसे ही लोग हमारे लेखक रॉबर्ट के पास आकर पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। अब यही सवाल तो मुसीबत की जड़ है, क्योंकि सबको लगता है कि पैसे ही हर चीज़ का इलाज है। ये मानना ही एक बड़ी गलती है। उनकी समस्या ये नहीं है कि वे ज़्यादा नहीं कमा रहे, बल्कि ये है कि जो कुछ उनके पास है उसे हैंडल कैसे करें। एक कहावत है जो लोग यहाँ पर लागू होता है, जब तुम खुद को एक गहरे गड्ढे में पाओ तो और खोदना छोड़ दो। क्यों ज़्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग से घबराते हैं? मनोचिकित्सकों का मानना है कि लोग इसलिए घबराते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है, औरों से अलग होने का भय होता है। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे या हम पर कहीं हंस ना दे, यही सोचकर अधिकांश लोग पब्लिक स्पीकिंग से दूर भागते हैं। वे वही करना पसंद करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। वे खुद को भीड़ का हिस्सा बनाकर संतुष्ट हो जाते हैं। आपका घर आपका सबसे बड़ा एसेट है। लोन लीजिए, अब प्रमोशन हो गया है, अब सैलरी बढ़ गई है तो नया घर लो। यही सब बातें हम लोगों से सुनते रहते हैं और फिर हम भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि जो सब कर रहे हैं वो जरूर सही होगा, है कि नहीं? मगर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमीर डैड ने कहा था कि जापानीज लोग 3 चीज़ों की ताकत जानते थे: तलवार, कीमती जवाहरात और शीशा। तलवार बाजुओं की ताकत का प्रतीक है, कीमती जवाहरात पैसे की ताकत का,
और शीशा खुद के अंदर छुपी हुई ताकत को दिखाता है, और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद को जानते हो, शीशे के सामने अगर आप खुद से सवाल पूछ सकते हो कि मैं सही हूं या मुझे भी भीड़ का हिस्सा बनकर रहना चाहिए, तो जो जवाब आपको मिलेगा वही आपकी असली ताकत है। गरीब और मिडिल क्लास खुद को पैसे का गुलाम बनने देते हैं, इसलिए वे कभी अमीर नहीं बन पाते। 16 साल का रॉबर्ट और माइक दोनों रिच डैड के साथ हर उस मीटिंग में जाया करते थे जो वे अकाउंटेंट, मैनेजर्स, इन्वेस्टर और एम्प्लॉइयों के साथ रखा करते। यहाँ एक ऐसे अमीर डैड देखने को मिलते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्होंने 13 साल में ही स्कूल छोड़ दिया था, मगर आज वो मीटिंग्स रखते हैं, अपने नीचे काम करने वाले पढ़े लिखे लोगों को ऑर्डर देते हैं, उन्हें बिजनेस के टिप्स समझाते हैं। एक ऐसा इंसान जो भीड़ का हिस्सा नहीं बना, जिसने रिस्क लिया और जिसने लोगों की परवाह नहीं की, जिसे ये डर नहीं था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। इन मीटिंग्स का नतीजा ये हुआ कि लेखक और उनके दोस्त दोनों ही स्कूली पढ़ाई में मन नहीं लगा पाए। जब भी उनकी टीचर कोई काम देती थी, उन्हें रूल्स के हिसाब से करना होता था। उन्हें एहसास हुआ कि स्कूली पढ़ाई किस तरह से बच्चों की प्रतिभा को निखरने नहीं देती, उनकी क्रिएटिविटी को मारकर उन्हें एक सांचे में ढालकर इस समाज का एक मशीनी हिस्सा भर बना देती है। और उन्हें टीचर की इस बात से भी इनकार था कि अच्छे ग्रेड्स लाकर ही सक्सेसफुल और अमीर बना जा सकता है। एक दिन रॉबर्ट की अपने गरीब डैड से बहस हो गई। उनके पिता का मानना था कि उनका घर उनके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। वो एक रैट रेस में भाग रहे थे, उनकी इनकम और खर्चे बराबर ही थे, उन्हें पूरा करने के लिए उनके पास एक पल की भी फुर्सत नहीं थी। यही बात रॉबर्ट उन्हें समझाना चाह रहे थे कि उनके पिता के लिए वो घर एसेट्स नहीं लायबिलिटी है। घर पर उनके पैसे खर्च हो रहे थे, बदले में मिल कुछ नहीं रहा था। ये बात उनके गरीब डैड समझ नहीं पा रहे थे, और यही फर्क था गरीब और अमीर डैड के बीच। खैर, उनकी बहसें चलती रही। उन्होंने अपने गरीब पिता को बताया कि अधिकतर लोगों की जिंदगी लोन चुकाने में ही निकल जाती है। जिस घर को वे खरीदते हैं उसके लिए वे 30 साल तक लोन भरते हैं, फिर एक और बड़ा घर लेते हैं और पाना लोन रिन्यू करवाते हैं। अब घर की कीमत भी उसी हिसाब से बढ़ेगी या नहीं, ये निर्भर करता है। लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने घर खरीदने के लिए एक बड़ी रकम ली थी, जितनी घर की कीमत नहीं थी उससे ज़्यादा कर्ज उनके सिर पर चढ़ गया। इसका सबसे बड़ा नुकसान लोगों को ये होता है कि वे बाकी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका सारा पैसा उस घर पर लगा है। उन्होंने कभी इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही नहीं मिल पाता, और ना ही वे इस बारे में कुछ सीख पाते हैं, और इस तरह कई एसेट्स उनके हाथ से निकल जाते हैं। अगर इसके बाद लोग सिर्फ एसेट्स पर ध्यान दें तो उनका फ्यूचर कभी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अब उदाहरण के लिए रॉबर्ट की पत्नी के पेरेंट्स एक बड़े से घर में शिफ्ट हो गए। उनका सोचना था कि अपने लिए बड़ा और नया घर लेना एक सही फैसला है, क्योंकि बाकियों की तरह उन्हें भी घर लेना एक एसेट्स लगता था। मगर वे ये जानकर हैरान रह गए कि उस घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1000 था। ये उनके लिए एक बड़ी कीमत थी, और क्योंकि वे रिटायर हो चुके थे तो इतना पैसा टैक्स के रूप में भरना उनके रिटायरमेंट बजट के बाहर था। बेशक हम ये नहीं कह रहे कि आप एक नया घर ना लो, बल्कि हम समझाना चाहते हैं कि जितने पैसे से आप एक बड़ा घर लेंगे, उतने पैसे आप किसी एसेट्स में इन्वेस्ट करें तो बेहतर होगा। आपका एसेट्स आपके लिए कमाई करेगा, और कुछ ही समय बाद आपके पास इतना पैसा होगा कि आप आसानी से मनपसंद घर ले पाएंगे, वो भी बिना किसी लोन के। अमीर और ज़्यादा अमीर क्यों होते रहते हैं, वहीं मिडिल क्लास आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? इसके पीछे भी एक वजह है, कारण सीधा है। अमीर एसेट्स खरीदते हैं जो उनका पैसा दुगना करता रहता है। उस पैसे से उनके सारे खर्चे मज़े में निपट जाते हैं। और मिडिल क्लास क्या करते हैं, वे तो बस महीने की एक तारीख का इंतज़ार करते हैं जब उनकी सैलरी आए। सारी की सारी सैलरी तो खर्चों को पूरा करने में ही ख़त्म हो जाती है, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा? और फिर जब सैलरी बढ़ती है तो उन पर टैक्स भी बढ़ जाता है, और उसी हिसाब से बाकी खर्चे भी। फिर अंत में वही रैट रेस चलती रहती है। कहने का मतलब यह है कि एक कर्ज में डूबा समाज जहां हम रहते हैं, अपने घर को ऐसे समझना ही वो वजह है जो हमें कर्ज के बोझ तले दबाती है।
आज यही अधिकतर लोगों की सोच है। अगर सैलरी बड़ी है तो लोग सोचते हैं कि वे बड़ा सा घर ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये अपने पैसे का सही इस्तेमाल लगता है। इसके बदले अगर वही पैसा सही जगह लगाया जाए तो उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि उनका सारा वक्त हाड़ तोड़ मेहनत करने में चला जाता है। अपनी नौकरी को सेफ जोन समझकर वे उससे अलग कुछ सोच ही नहीं पाते, और साथ ही उन पर कर्ज का इतना बोझ होता है कि वे नौकरी छोड़ने का रिस्क ले ही नहीं सकते। अब ज़रा खुद से ये सवाल कीजिए कि आज आप नौकरी छोड़कर बैठ जाते हैं तो कितने दिन आपका गुजारा चलेगा। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हैं, अगर आपने सारी उम्र सिर्फ सैलरी के भरोसे ही काटी है और एसेट्स के बदले अपने लायबिलिटीज ली है, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी एक कड़ी चुनौती है। सिर्फ नेटवर्थ के भरोसे आपका काम नहीं चल सकता। नेटवर्थ बताता है कि आपके पास वाकई में कितना पैसा है, चाहे वो एक गैराज में पड़ी पुरानी कार के रूप में ही क्यों ना हो। अब भले ही वो कार कुछ काम की नहीं हो, जबकि वेल्थ का मतलब है कि आपके पास जो पैसा है उससे आप कितना और पैसा कमा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एसेट्स है जिससे हर महीने मुझे $3000 की कमाई हो जाती है और हर महीने आपके $6000 खर्चे हैं, तो मैं सिर्फ आधे महीने ही अपना गुजारा कर पाऊंगा। तो सॉल्यूशन ये होगा कि अपने एसेट्स से मिलने वाला पैसा बढ़ा दे। जब वो $6000 मिलने लगेगा तो आप रातों रात अमीर नहीं हो जाएंगे, मगर इस तरह आप वेल्थी होने लगेंगे। अब अगर आप अचानक नौकरी छोड़ते भी हैं तो आपके एसेट्स सारा खर्च कवर कर लेंगे। आप वेल्थी तभी बन पाएंगे जब आपके खर्चे आपके एसेट्स की ग्रोथ से कम रहे। तीसरा सबक, यानी कि तीसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि अपने काम से काम रखें। दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन मैकडोनाल्ड के फाउंडर रे क्रोक ने एक MBA क्लास में एक स्पीच दी। ये 1947 की बात है। उनकी ये स्पीच बड़े ही शानदार थी। लोगों को प्रेरित करने वाली स्पीच के बाद जब MBA क्लास के छात्रों ने कुछ वक्त उनके साथ बिताने की गुजारिश की तो वे उनके साथ बियर पीने चले गए। बातों बातों में रे ने अचानक एक सवाल किया, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूँ? अब ये बात सबको मालूम थी कि वे हैमबर्गर बेचते थे। इस बात पर वे हंसने लगे और बोले कि उनका असल बिजनेस तो रियल एस्टेट है, क्योंकि मैकडोनाल्ड के लिए हर लोकेशन का चुनाव सोच समझकर किया जाता है। जहां उसकी फ्रेंचाइजी बनाई जाती है वो ज़मीन भी साथ ही बेची जाती है। तो इसका सीधा मतलब है कि मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदने वाले को वो ज़मीन भी खरीदनी पड़ती थी। तो इस तरह से ये एक रियल एस्टेट बिजनेस भी था। यही सबक अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अक्सर लोग खुद के लिए छोड़कर बाकी सब के लिए काम करते हैं। वे टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहां वे नौकरी करते हैं, बैंक का मॉर्टेज देकर उसके लिए काम करते हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। स्कूल हमें एम्प्लॉयज़ बनना सिखाता है, ना कि एम्प्लॉयर। जो आप पढ़ते हैं वही आप बनते हैं। अगर आपने साइंस पढ़ी तो डॉक्टर, मैथमेटिक्स पढ़ी तो इंजीनियर, मतलब जो आपने पढ़ा वो आप बने। अब मुसीबत तो ये है कि इससे छात्रों का कोई भला नहीं हो पाता, क्योंकि वे नौकरी और बिजनेस के बीच के फ़र्क में उलझ कर रह जाते हैं। जब कोई पूछता है कि आप क्या बिजनेस में हैं, तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ या एक बैंकर हूँ, क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। कहने का मतलब है कि आप जो करते हैं उसे अपना बिजनेस बनाइए, नौकरी नहीं। अपनी सारी उम्र दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमीर करने में बर्बाद ना करें, बल्कि खुद की ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए काम करें। बहुत से लोग को इस बात का एहसास बड़ी देर से होता है कि उनका हाउस लोन उनकी जान ले रहा है, और फिर उन्हें लगता है कि जिसे वे एसेट्स मानने की गलती कर रहे थे, दरअसल
कभी एसेट्स था ही नहीं। जैसे उन्होंने कार ली तो उससे जुड़े तमाम खर्चे उनकी लायबिलिटीज़ बन गए। उन्हें पूरा करने के लिए नौकरी ज़रूरी है, और अगर कभी वो सेफ जॉब उनके हाथों से निकल गई तो उनकी मुसीबतें शुरू हो जाती है। इसलिए तो हम एसेट्स कॉलम पर इतना जोर दे रहे हैं, ना कि अपनी इनकम कॉलम पर। और फाइनेंशियली सिक्योर होना का यही तरीका है। आप कितने अमीर हैं ये जानने का सही तरीका नेट वर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी आप अपने एसेट्स बेचते हैं तो उन पर भी टैक्स लगता है। आपको उतना पैसा नहीं मिलता जितना कि आप सोचते हैं। आपके बैलेंस शीट के हिसाब से आपको जितना भी पैसा मिलेगा उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो आप कर रहे हैं उसे एकदम मत छोड़िए। ये किताब आपको कभी भी ये सलाह नहीं देगी। अपनी नौकरी करते रहिए पर साथ ही एसेट्स भी जमा कीजिए। और एसेट्स से मेरा मतलब है सही और असली मायने में एसेट्स। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कोई कार ले लीजिए, क्योंकि वे मेरी नज़र में एसेट्स नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप उसे चलाना शुरू करते हैं वो अपनी कीमत का 25% खो देती है। जितना हो सके खर्चे में कटौती करे और लायबिलिटीज़ घटाए। अब किस तरह के एसेट्स खरीदने चाहिए, यहाँ हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं। बिजनेस जहाँ आपकी मौजूदगी ज़रूरी ना हो, जो दूसरे लोग आपके लिए चलाए, क्योंकि आप वहाँ ज़्यादा वक्त देंगे तो वो बिज़नेस नहीं नौकरी होगी। रियल एस्टेट में पैसा लगाएं, स्टॉक और ब्रांड खरीदें। जब एसेट खरीदे तो अपनी पसंद की चीज़ों पर पैसा लगाएं, क्योंकि आपका मन होगा तभी आप उसमें ध्यान दे पाएंगे। अगर उसमें आपकी रुचि होगी तो आप उसे बेहतर समझ पाएंगे। रॉबर्ट को रियल एस्टेट और स्टॉक्स में रुचि थी, खासकर छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करना। अपने अमीर डैड की सलाह पर उसने अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ी। वो जॉब करता रहा, साथ ही अपने एसेट्स कॉलम को बड़ा और मजबूत बनाता चला गया। एक पैसा भी जो आप कमाते हैं उसे बेकार ना जाने दे। अपने पैसे को अपना गुलाम मानकर चलिए जो आपके लिए काम करे। आप लग्जरी खरीदना चाहते हैं, शौक से खरीदे, कोई बड़ी बात नहीं। मगर ये ना भूले कि अमीर और मिडिल क्लास में यही सोच का फ़र्क है। जहां मिडिल क्लास पैसा आते ही पहले लग्जरी में खर्च करेगा, वहीं अमीर आदमी उसे अंत में खरीदेगा। इतना समझ लेने के बाद अब अगले चैप्टर में आप अमीर लोग के सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में जानेंगे। अब पांचवा प्रिंसिपल ये कहता है कि अमीर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने टेलीफोन इन्वेस्ट करने के बाद उसे पेटेंट कर दिया था। इनका बिजनेस बड़ा और संभालने में मुश्किल होने लगी तो वे वेस्टर्न यूनियन गए और उन्हें अपना पेटेंट और छोटी सी कंपनी $1 लाख में बेचने की पेशकश की। उस वक्त के वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने पेशकश ठुकरा दी। उन्हें ये दाम कुछ ज़्यादा लग रहे थे और फिर उसके बाद एक बड़ी कंपनी AT&T का जन्म हुआ। रॉबर्ट 1984 यानी कि 1984 से प्रोफेशनल तौर पर पढ़ा रहे थे। एक चीज़ जो हजारों लोगों को पढ़ाने के बाद उन्होंने जानी वो ये कि उन सब लोगों में पोटेंशियल था, बल्कि हर एक इंसान में पोटेंशियल है जो हमें महान बना सकती है। इसके बावजूद जो हमें रोकता है वो है खुद पर डाउन रखना, यानी कि खुद पर डाउट रखना। स्कूल छोड़ने के बाद हमें पता चलता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ग्रेड्स ही काफ़ी नहीं होते। जैसे सिर्फ स्मार्ट लोग ही आगे नहीं बढ़ते, बल्कि वे बढ़ते हैं जो बोल्ड भी होते हैं। ये सच है कि फाइनेंशियल जीनियस होने के लिए इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, मगर साथ ही हिम्मत और बोलनेस भी चाहिए। ज़्यादातर लोग पैसे के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते।
मगर अमीर होने के लिए आपको रिस्क लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है आने वाले सालों में एक नया बिल गेट्स पैदा हो या अगला अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और बाकी शायद दिवालिया बनकर गरीब ही रहे। अब ये आपकी मर्जी है इनमें से क्या बनना है आपको। अगर आप अपना फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाते हैं तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आने वाले साल और भी डरावने हो सकते हैं, क्योंकि हर पुराना जाता है तो नया आता है। तो जो आज है वही सबसे खुशहाल वक्त है। आज के दौर में लोग ज़्यादातर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनकी सोच अभी भी पुरानी है। फिर वे अपनी गलती ना मानकर या तो अपने बॉस को इल्ज़ाम देंगे या नई टेक्नोलॉजी को। जो कभी कल के दौर में एसेट्स था वही आज लायबिलिटी बन चुका है। तो आपको अपडेट रहने की ज़रूरत है। रॉबर्ट ने एक गेम डिज़ाइन किया है जिसे वे कैश फ्लो कहते हैं। ये लोगों को सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है, अमीर बनने की राह क्या है और रैट रेस से बाहर कैसे निकले। ये सारी चीज़ें इस गेम से समझाने की कोशिश की गई। एक दिन एक औरत आई। गेम खेलने के दौरान उसने एक बोट कार्ड जीता, जिसका मतलब था कि उसने एक गेम में एक बोट जीता। वो औरत बड़ी खुश हुई, मगर जब उसे पता चला कि बोट लेने के लिए उसे एक बड़ी रकम टैक्स के रूप में भरनी होगी तो उसकी खुशी गायब हो गई। वो बोट उसके लिए अब एसेट्स नहीं बल्कि लायबिलिटी बन गई। उसे अब पता चला कि ऐसे तो ये बोट उसकी जान ही ले लेगी। उसे ये आइडिया समझ नहीं आया और रिफंड की मांग की। उसे उसके पैसे वापस मिल गए और वो चली गई। मगर बाद में उसने फ़ोन करके बताया कि उसे अब गेम का आइडिया कुछ समझ आने लगा था। वो उस गेम को अपनी लाइफ के साथ जोड़कर देख पा रही थी। पैसा कैसे काम करता है इस बात को समझ न पाने की वजह से उसका गुस्सा जायज़ था। हम भी अक्सर यही करते हैं, जो बात हमारी समझ से परे होती है उस पर हमें गुस्सा आता है और हम जिंदगी की हर परेशानी के लिए उसे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। मगर अगर ठंडे दिमाग से सोचो तो ये तरीका एकदम गलत होगा। बेहतर होगा कि हम उन्हें समझने की कोशिश करें तो गेम ऑफ लाइफ जीत सकते हैं। बहुत सारे लोग कैश फ्लो गेम में खूब पैसा जीतते हैं, फिर उन्हें समझ नहीं आता कि उस पैसे का क्या करें तो वे हारने लगते हैं। इसकी वजह है उनकी पुरानी सोच जो आगे नहीं बढ़ने देती, और फिर वे बाद में सारा पैसा ही हार बैठते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे हार गए क्योंकि उनके पास सही पत्ते नहीं थे। बहुत से लोग इसी तरह ज़िंदगी में सही मौका की तलाश में बैठे रहते हैं। कुछ लोगों को तो सही मौका मिलता भी है तो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते क्योंकि वे कहेंगे कि उनके पास पैसा ही नहीं था। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें पैसा और मौका दोनों मिले फिर भी वे कुछ हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि दरअसल वे समझ ही नहीं पाए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। फाइनेंशियली इंटेलिजेंट का मतलब है कि आप पैसे को लेकर कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। अगर आपको मौका मिलता है तो बगैर पैसे के आप क्या करेंगे, और अगर पैसा है मगर मौका नहीं तो उस सूरत में आप क्या करेंगे। ये सब आपकी फाइनेंशियली इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है। ज़्यादातर लोग इस बात का एक ही सॉल्यूशन जानते हैं कि खूब मेहनत करके खूब पैसा कमाया जाए, लेकिन आपको सीखना है कि अपने लिए मौका कैसे पैदा किया जाए, ना कि उसके इंतज़ार में बैठे रहें। सबसे खास बात अमीरों की जो है वे ये है कि उन्हें पता है पैसा असल चीज़ नहीं है। असल चीज़ है इसका सही मतलब जानना। ये जान लेना ही जो हमें चाहिए वो हम इससे बना सकते हैं। हमारा दिमाग हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट्स होता है। यही हमें सुपर रिच बना सकता है या सुपर पुअर, निर्भर करता है कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करें। जो लोग सफल हैं उनके साथ कदम मिलाकर चलना है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि पैसा बढ़ाने करने की चाहत खुद में कैसे पैदा करें। पैसा बढ़ाने के लिए
खुद में चाहत कैसे पैदा करें। आपको अपने सबसे बड़े एसेट्स यानी आपके दिमाग को इन्वेस्ट करके पता करना होगा। आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। आइए इसका एक उदाहरण समझें। 1990 में यानी कि 1990 के दशक में एरिज़ोना और फोनिक्स के आर्थिक हालात बुरे चल रहे थे। वहाँ के लोगों को हर महीने $100 बचाने की सलाह दी जा रही थी बुरे वक्त के लिए। पैसा बचाने का विचार कुछ हद तक सही भी है, मगर उस पैसे का क्या फ़ायदा जो आप जमा करते जाते हैं। इससे तो अच्छा है उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट किया जाए तो आगे चलकर आपको फ़ायदा दे। खैर, बात करते हैं एरिज़ोना और फोनिक्स के लोगों की जो आर्थिक तंगी झेल रहे थे। ऐसे में इन्वेस्टर को ये एक बढ़िया मौका लगा। लोग जो अपनी प्रॉपर्टी अपने पौने दामों में बेच रहे थे वो कई इन्वेस्टर ने हाथों हाथ खरीद ली। रॉबर्ट ने भी $75,000 की कीमत वाला एक घर सिर्फ $20,000 में खरीद ली। इसके बाद उन्होंने अटॉर्नी के ऑफिस में एक ऐड दिया $75,000 वाला घर सिर्फ $60,000 में लेने के लिए। ग्राहकों की भीड़ लगी, ग्राहक टूट पड़े। रॉबर्ट का फ़ोन बजना बंद ही नहीं हो रहा था। ये पैसा उनके उस एसेट से मिलने जा रहा था जो उन्होंने प्रोमिशनरी नोट के रूप में ग्राहक से लिया था और उन्हें ये पैसा कमाने के लिए 5 घंटे लगे। उन्होंने जो 40,000 रुपये इन्वेस्ट किए वो उनके कॉलम ऑफ एसेट्स में क्रिएट हुए थे और बगैर टैक्स के उन्होंने अचानक ही मिले एक मौके का फ़ायदा उठाकर ये पैसे क्रिएट अपने इनकम कॉलम में ऐड कर लिए। कुछ सालों बाद ही उनके इस बिजनेस ने इतना पैसा क्रिएट किया कि उनकी कंपनी की कार, गैस, इंश्योरेंस, क्लाइंट्स के साथ डिनर, ट्रिप और बाकी चीज़ों सब कवर हो गई। जब तक गवर्नमेंट उन खर्चों पर टैक्स लगाती, इनमें से ज़्यादातर चीज़ें प्री टैक्स एक्सपेंसेस में खर्च हो चुकी थी। कुछ सालों बाद ही जो घर $60,000 में बिका था अब वो $1,10,000 का था। अभी भी उनके पास कुछ मौके थे मगर वे इतने कम थे कि उनके लिए रॉबर्ट को एक वैल्यूएबल एसेट्स लगाना पड़ता और अपना वक्त भी, तो वे आगे बढ़ गए। उन्हें अब नए मौके की तलाश करनी थी। अब आप एक सवाल खुद से कीजिए, मेहनत करना भी बहुत मेहनत का काम है। 50% टैक्स भरिए और बाकी बचाइए। अब वो सेविंग्स आपको 5% इंटरेस्ट देगी और फिर उस पर भी आप और टैक्स भरें। इससे तो अच्छा होगा कि आप पैसा और टाइम अपने सबसे पावरफुल एसेट्स यानी अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करें और फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बने। ये दुनिया कभी एक सी नहीं रहती। जो आज है कल नहीं होगा। कभी मंदी तो कभी तेजी का दौर चलता रहेगा। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी और बेहतर होती जाएगी। आज मार्केट ऊपर है तो कल नीचे होगा। खासकर स्टॉक मार्केट तो हर रोज बदलता है, मगर इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हैं तो क्योंकि आप तो हर हालात के लिए तैयार रहेंगे। आपको ज़िंदगी में बेशुमार मौका मिलेंगे जहां आप अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़रूरत है तो बस उस मौके को लपकने की, यानी मौका मिलते ही उसे लपक लेना, उसे हाथ से जाने मत देना। अमूमन हम 2 तरह के इन्वेस्टर देख सकते हैं। पहले वो जो पैकेट इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं और ये काफ़ी आसान और बगैर झंझट का काम है। दूसरे इन्वेस्टर अपने लिए खुद ही इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं। इनको आप प्रोफेशनल भी कह सकते हैं। जितना ये इन्वेस्ट करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा पैसा बना लेते हैं। अब अगर आप इस तरह के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं
तो आपको खास तौर पर इन 3 स्किल्स को समझने की ज़रूरत है। पहली, ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए जो बाकी ना ढूंढ सकते हैं या ढूंढ सके हो। याद रहे, आपका दिमाग वो देख सकता है जो बाकियों की आंखें भी ना देख पाए। दूसरा, पैसा बढ़ाइए। जब पैसे की ज़रूरत पड़े, मिडिल क्लास केवल बैंक जाता है, मगर दूसरे टाइप के इन्वेस्टर पैसा बढ़ाकर कैपिटल रेज करते हैं। उन्हें हमेशा बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा, स्मार्ट लोगों को ऑर्गेनाइज कीजिए। इंटेलिजेंट लोग वे होते हैं जो अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को चुनें। मुझे मालूम है कि ये सब आपके लिए कुछ ज़्यादा है, मगर इसके रिवार्ड शानदार हैं। ज़िंदगी में रिस्क बहुत है, लेकिन उन्हें हैंडल करना सीख कर ही आप अमीर बन पाइएगा। अब 6th प्रिंसिपल ये कहता है कि सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। एक बार एक जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट का इंटरव्यू लिया था। रॉबर्ट उसके आर्टिकल पहले भी पढ़ चुके थे और उस जर्नलिस्ट के लिखने के स्टाइल से बेहद प्रभावित थे। इंटरव्यू जब पूरा हुआ तो उस जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट को बताया कि वो एक मशहूर लेखिका बनकर उनकी ही तरह एक दिन फेमस होना चाहती है। रॉबर्ट ने उससे पूछा, तो ऐसा क्या है जो उसे मशहूर होने से रोक रहा है? इस सवाल के जवाब में उस जर्नलिस्ट ने कहा, उनकी जॉब आगे नहीं बढ़ पा रही। इस पर रॉबर्ट ने सुझाव दिया कि उस जर्नलिस्ट को कोई सेल्स क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जर्नलिस्ट ने बताया कि उनकी एक दोस्त उन्हें पहले ही ये ऑफ़र दे चुकी है, मगर उन्हें ये छोटा काम लगता है। वे ये भूल गई थी कि रॉबर्ट खुद कभी सेल्स स्कूल जा चुके हैं। इस बात पर पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है जिसके दम पर आप कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपका टैलेंट काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि उस टैलेंट को कैसे भुनाया जाए, जब तक आप ये बात नहीं जानते, आपका टैलेंट यूं ही बेकार है। जब तक आप उसे लोगों के सामने पेश करने का हुनर नहीं सीख जाते, आप कुछ नहीं कमा सकते। तो बेचने की कला सीखने में कोई शर्म की बात नहीं है। किसी भी सेल्समैन को इसके लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। एक जो सबसे बड़ा फ़र्क अमीर डैड और गरीब डैड के बीच था, वो ये कि गरीब डैड हमेशा नौकरी की चिंता करते थे कि जॉब हमेशा सिक्योर रहे, क्योंकि एक सेफ जॉब ही उनके लिए सब कुछ थी। जबकि अमीर डैड हमेशा सिर्फ और सिर्फ कुछ सीखने पर जोर देते थे। अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। इसके अलग पहलू को देखें तो स्कूल हमें रिवॉर्ड करते हैं किसी एक ही खास चीज़ में महारत के लिए। इसका एक उदाहरण देखिए, जब डॉक्टर मास्टर की डिग्री लेते हैं, उसके बाद किसी एक स्पेशल फील्ड में डॉक्टरेट करते हैं, जैसे कि पीडियाट्रिक या कुछ और, मतलब एक छोटे से विषय पर उन्हें बहुत पढ़ना पड़ता है उस फील्ड में महारत के लिए, और यही उनका रिवॉर्ड होता है। ऐसे ही बहुत कुछ जानने के लिए जो थोड़ा बहुत कुछ आप सीखते हैं, वो नॉलेज तभी आएगी जब आप अलग अलग कंपनियों के लिए काम करेंगे, दुनिया की अलग अलग चीज़ों को जानेंगे, चीज़ें कैसे काम करती है, ये सभी बातें अनुभव करेंगे, तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। शायद यही वजह थी कि अमीर डैड छोटे रॉबर्ट और माइक को अपने साथ लेकर जाते थे जब वे अपने डॉक्टर, अकाउंटेंट्स, लॉयर या किसी प्रोफेशनल से मिलने जाते। जब रॉबर्ट ने मैरीन कॉर्प्स ज्वाइन करने के लिए अपनी हाई प्रोफाइल पेइंग जॉब छोड़ी, तो उसके गरीब मगर पढ़े लिखे पिता समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रॉबर्ट ने ऐसी शानदार नौकरी क्यों छोड़ी। वे एक तरह से इस फैसले से सख्त निराश हुए। रॉबर्ट ने उन्हें समझाने की हर मुमकिन कोशिश की कि उनका ऐसा करना क्यों ज़रूरी था, मगर उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी। रॉबर्ट ने उन्हें कहा कि वे सीखना चाहते हैं कि खुले आसमान में कैसे उड़े। उन्हें जानना था कि वर्कर्स की टीम को कैसे हैंडल किया जाए। किसी भी कंपनी को
अपने बलबूते पर चलाना कितना मुश्किल काम है, रॉबर्ट ये सब सीखना चाहते थे। वियतनाम से लौटने के बाद रॉबर्ट ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और जीरोक्स कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया। उन्हें ये नौकरी किसी फायदे के लिए नहीं चाहिए थी। वो इतने शर्मीले थे कि किसी को कुछ नहीं बेचने के ख्याल से ही उन्हें पसीना आ जाता, यानी किसी को भी कुछ भी बेचने के ख्याल से ही उन्हें पसीना आ जाता था। वो इतने शर्मीले थे। अपनी इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने जीरोक्स के सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की शिक्षा ली। इसके बाद रॉबर्ट ने खुद अपनी कंपनी की शुरुआत की और अपना पहला शिपमेंट भेजा। वे अगर इसमें नाकामयाब रहते तो पक्का दिवालिया हो जाते, लेकिन उन्होंने ये रिस्क लिया और अपने अमीर डैड की सीख को याद रखा कि बेशक आप 30 की उम्र से पहले दिवालिया होने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि इस उम्र में आपको रिकवर होने का मौका भी मिल जाता है। ज़्यादातर एम्प्लॉय और वर्कर्स को इतना तो पे करते हैं कि वे काम छोड़कर ना जाए, और ज़्यादातर वर्कर्स भी जी फाड़ कर इसलिए मेहनत करते हैं कि वे काम से निकाले ना जाए। इसलिए तो उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी और कंपनी से मिलने वाले फ़ायदों से ही मतलब होता है। इस सोच के साथ उनके कुछ साल तो बढ़िया गुजरते हैं, मगर ये लंबे समय तक काम नहीं करता। तो क्यों ना आप वो सब कुछ अभी सीखे जो आप सीखना चाहते हैं, इससे पहले कि आप कोई एक खास प्रोफेशन अपने लिए चुने, क्योंकि अगर एक बार आपने अपना प्रोफेशन चुन लिया तो आप हमेशा के लिए उसी से बंद कर रह जाएंगे।